बिहार राज्य सरकार के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से बिहार में सेकंड फेज के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन एक एक पॉइंट इस नोटिफिकेशन में आप पहले समझ लीजिए, तभी आवेदन भरिएगा। अन्यथा कोई भी पॉइंट आपसे छूटेगा तो गलती हो जाएगी और इस बार आपको बाद में करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। बहुत ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे खुशी की बात है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 6 से 8 में पदों की संख्या थी 31,982 वो जारी किया गया है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16,000 की बात आ रही थी, तो बाय मिस्टेक इन्होंने सिर्फ ओपन वाली सीटों को 16,000 देख लिया था, जबकि महिलाओं वाली सीट जो आरक्षित हैं इसको इन्होंने ऐड नहीं किया था हड़बड़ी में। ठीक है, तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि 6 से 8 वाले पद लगभग 32,000 हैं, 31,982। ठीक है, तो सभी के लिए ये खुशी की बात है। अब देखिए 6 से 8 में कौन कौन से विषय हैं। पहला है गणित एवं विज्ञान, जिसमें ओपन सीट है 5,850 और महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है 5,608 गणित और विज्ञान के लिए। दूसरा विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें कुल सीट है ओपन की 4180 और महिलाओं के लिए आरक्षित है 4,036। ठीक है, उसके बाद से तीसरा विषय है हिंदी, जिसके लिए ओपन सीट है 1,722 और महिलाओं के लिए आरक्षित है 1,739। इसके बाद से इंग्लिश 6 से 8 के लिए कुल सीट है ओपन में 2,314 और महिलाओं के लिए आरक्षित है 2,278। ठीक है, संस्कृत विषय के लिए कुल यहाँ पर पद हैं 6 से 8 में 1,133 और महिलाओं के लिए आरक्षित है 1,177। उर्दू के लिए कुल पद हैं यहाँ पर 941 और महिलाओं के लिए आरक्षित है 1,004 और टोटल जो ओपन सीट है 16,140 और महिलाओं के लिए आरक्षित है 15,842। दोनों को जोड़ देंगे तो 31,982 पद सृजित किए गए हैं और इसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 के लिए टीचर के लिए कुल पद हैं 18,877। ठीक है, और 6 से 8 वाली जो भर्ती होगी उसमें 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होगा और अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री सर्विस नहीं है तो 1 साल इस परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद ही अगर सेटिस्फाइड होंगे रिक्रूटर आपके परफॉर्मेंस से, तभी आपको परमानेंट किया जाएगा। 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है। ठीक है, हालांकि ये सभी सरकारी विभागों में होता है कि कम से कम 1 साल का तो प्रोबेशन पीरियड होता ही होता है। अगर उसमें आपका संतोषजनक नहीं है तो प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से विशेष विद्यालय अध्यापक के तौर पर स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं उनके लिए 270 पद आए हुए हैं माध्यमिक में कक्षा 9 से 10 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 11 से 12 के लिए कुल पदों की संख्या 18,577 है। पदों की संख्या जो है वो औपबंधिक है यानी प्रोविजनल है, जो कि घट या फिर बढ़ सकती है। ठीक है, अगर अभ्यर्थी ज़्यादा हुए तो जिस प्रकार से एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा हुई थी टीआरई 1 में, उसी प्रकार से एक से अधिक चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो। बिहार का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, यानी डोमिसाइल नहीं अप्लाई किया गया है। केवल भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि सभी राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं सभी स्तर के शिक्षकों में आवेदन करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो एनसीटी से अप्रूव्ड आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, यानी कि जो भी बीएड डीएलएड होना चाहिए वो आपका एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। और जो विशेष विद्यालय अध्यापक हैं, यानी जो स्पेशल, जैसे बीएड स्पेशल या फिर डीएड स्पेशल होता है, उनके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमन्य होना चाहिए, यानी उनसे अप्रूव्ड होना चाहिए। 6 से 8 वाले भर्ती के लिए आपका सीटेट पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी वाला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बीटीटी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आप पहले से क्वालिफाइड हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। माध्यमिक शिक्षक यानी 9 से 10 वाले शिक्षकों के लिए एस्टेट पेपर 1 अनिवार्य है और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के लिए यानी 11 से 12 टीचर के लिए एस्टेट पेपर 2 अनिवार्य मांगा गया है। अगर आप 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं तो आपका दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपके लिए उस कंडीशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है। उस समय दक्षता परीक्षा चलता था तो वो आपसे मांगा जाएगा अगर आप 2012 या फिर इससे पहले से एज ए टीचर कार्यरत हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए सीटेट में कितना मार्क होना चाहिए इसको लेकर के यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है। देखिए 17 जून 2023
का एक लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग का, जिसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार से बीटेट में जो अंतिम बार 2017 में हुआ था उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड किया गया था, ध्यान से सुन लीजिए, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अब यहाँ पर सामान्य कोटि की महिला की बात की गई है, अदर स्टेट की फीमेल भी इसी कोटि में आएंगी, यानी सीटेट के लिए उनका भी मार्क 55% यानी कि 82 नंबर होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस नोटिफिकेशन में भी ये बात क्लियर नहीं की है कि अदर स्टेट की महिला इस वाले नंबर में आएंगी या फिर इस 60% में आएंगी सामान्य कोटि की अभ्यर्थी, ठीक है। तो हालांकि यहां पर लिंग के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया, तो ये चीजें इस नोटिफिकेशन में भी क्लियर आउट नहीं की गई हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद से देख सकते हैं 6 से 8 वाली जो भर्ती होगी उसमें 3 प्रकार के शिक्षक होंगे, पहला गणित और विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा भाषा के, ठीक है। और भाषा में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कौन कौन से लैंग्वेज के पेपर या फिर कौन कौन से लैंग्वेज के शिक्षक के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, स्नातक होना चाहिए आपका और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड, चाहे किस भी नाम से क्यों ना जाना जाता हो, ठीक है। तो अगर आप स्नातक हैं, ठीक है, यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। स्नातक में कोई भी प्रतिशत का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है डीएलएड वालों के लिए, यहां तक क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ अगर आप बीएड हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% या फिर स्नातकोत्तर में, मतलब कि पीजी में या फिर यूजी में किसी में भी एक 50% होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप 1 वर्षीय बीएड किए हुए हैं और 45% आपका स्नातक में है तो भी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपने 4 साल का बीएलएड कोर्स कर रखा है और 50% अंक आपका उच्चतर माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट में है तो भी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स होता है बीएड या फिर बीएससी बीएड, अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% अंक है तो भी आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन में कम से कम 50% ग्रेजुएशन में है तो भी आप एलिजिबल हैं 6 से 8 की भर्ती के लिए, और कम से कम 55% अंकों के साथ अगर आपने स्नातकोत्तर यानी पीजी किया हुआ है और 3 साल का बीए एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो भी आप 6 से 8 वाली भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान देना ये है कि जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड हैं, जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड हैं या फिर डीएड हैं, डिप्लोमाधारी हैं, उनके लिए फिर से आपको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का संवैतनिक अवकाश मान्य होगा। यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड या फिर डीएलएड हैं वो एलिजिबल तो होंगे, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद से उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा और उस समय आपको सैलरी मिलेगी और आपको छुट्टी भी दे दी जाएगी कि आप 6 महीने में अपना ब्रिज कोर्स करके आइए, ठीक है। इसके बाद से देखिए 6 से 8 वाले जो भी टीचर अप्लाई करना चाहते हैं उनका स्नातक में ऑनर्स या फिर सब्सिडरी के विषय में संबंधित भाषा पठित हो, ठीक है। यानी कि आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं, अंग्रेजी से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जितने भी लैंग्वेज हैं, तो या तो आपका ऑनर्स होना चाहिए या फिर एटलीस्ट एक 3 साल में कभी ना कभी आप वो सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया 6 से 8 वाले के लिए। यानी कि ऑनर्स कंपलसरी नहीं है, ऑनर्स या फिर सब्सिडरी में से कोई भी अगर आपने वो लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एसएसटी के लिए। देखिए सामाजिक अध्ययन के लिए क्या मांगा गया है। सामाजिक विज्ञान के विद्यालय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। अब इसमें भी आपसे ऑनर्स या फिर सब्सिडरी नहीं मांगा गया, तो किसी भी एक वर्ष में भी अगर आपने पढ़ा है इन सभी ऑप्शन में से कोई भी 2 तो आप एसएसटी के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए देख लीजिए, अगर आपका स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में गणित है, भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान में से कोई भी 2 विषय है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं, ठीक है। क्या क्या मांगा गया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर।
अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित आहार्तांक में 5% की छूट होगी। यानी कि 6 से 8 का टीचर बनने के लिए जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसको? पिछड़ा वर्ग यानी OBC को। इसके अलावा दिव्यांग यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST EBC OBC और PH को 5% ग्रेजुएशन में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? 6 से 8 के लिए 2 प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। एक तो जो राज्य सरकार ने अनुशंसा की थी वो, और दूसरा ऐसी भर्ती जो कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा पद सृजित किए गए हैं, जिनका 6 से 8 में कुल 234 पद है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें देखिए हिंदी और अंग्रेजी के लिए यहाँ पर विषय दिए गए हैं। इसमें आपका 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं हेतु आरक्षित पद है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 6 से 8 जो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से भर्ती आई हुई है, उसमें महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए गणित और विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, और टोटल पद जो है वो 234 है, और इन 234 में से 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, इनके लिए सैलरी बिल्कुल इक्वल है, जो राज्य सरकार के द्वारा पद सृजित किए गए हैं उनके बिल्कुल इक्वल है। 28,000 ये बेसिक पे है। इसके बाद से आपका HRA DA ये सभी जोड़ करके आपका लगभग 45,000 के आसपास ये बन जाएगा। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग या फिर राज्य सरकार विभाग के द्वारा जो भी पद सृजित किए गए हैं, दोनों के लिए सैलरी बिल्कुल सेम है, तो आप दोनों के लिए जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ TGT यानी 9 से 10 के लिए पिछड़ा वर्ग के माध्यम से 248 पद है, और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर लें PGT के लिए, तो इनके लिए कुल 403 पद हैं पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से। ठीक है, यहां पर उसके बाद से देखिए प्रधानाध्यापक के कुल 31 पद हैं। अब देखिए यहां पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण 6 से 8 की नियुक्ति विषयवार पदों के लिए की जाएगी, तो गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 6 से 8 के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका BA BSc और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो, तो यहाँ पर आप BA या फिर BSc होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। बाकी जो राज्य सरकार वाला था उसमें आपका स्नातक प्लस DLED मांगा गया था, तो उसमें BCom भी अगर आपका है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो आपका होना चाहिए। कहने का मतलब कि BCom कॉमर्स वाले वो सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो आप उस तरीके से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसके बाद से देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA BSc और B.Ed मांगा गया है 1 वर्षीय, और ये सभी आप चीज़ें देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए 6 से 8 तक का अपर प्राइमरी TET क्वालिफाई मांगा गया है। यहां तक क्लियर हो गया? ये सभी चीजें आप नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान दीजिएगा, सभी पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम उम्र के लिए कट ऑफ जो होगा वो 1 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है। यानी जो आपके एज की काउंटिंग होगी वो 1 अगस्त 2023 को थ्रेशोल्ड डेट मान करके होगी। देखिए मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है। यहां तक क्लियर हो गया? 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी मध्य विद्यालय के लिए 18 वर्ष, बाकी के लिए 21 वर्ष रखा गया है। आगे देखिए, उपयुक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष रहेगा, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रहेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रहेगा। ठीक है, सभी पद के लिए ये है। ठीक है, बाकी का आप प्रिंसिपल पद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरियों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा नियोजित शिक्षक जो हैं, जो कि पंचायती राज संस्था या फिर नगर निकाय संस्था के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए अधिकतम एज लिमिट कोई भी बार नहीं है। यानी कि अगर वो 55 साल के भी हैं तो भी अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। देखिए सीमा शिथिल रहेगा। शिथिल कहने का मतलब कि उनके लिए कोई एज लिमिट रखा ही नहीं गया है नियोजित शिक्षक के लिए। इसके बाद से देख लीजिए, अगर आप दिव्यांग कोटे से आते हैं तो अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमन्य है। ठीक है, दिव्यांग कोटे वाले अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही साथ अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उम्र सीमा में 3 वर्ष आपको
रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी जो आपका जो भी आपने सर्विस दी रहती है उतनी सर्विस आपको और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो लिखित परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। 6 से 8 के लिए टोटल एक ही पेपर होगा। पेपर टोटल 2.5 घंटे का होगा। 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 3 पार्ट में बटे होंगे पेपर। पहला पार्ट होगा 1 से 30 प्रश्न, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा। दूसरा होगा सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज का, जिसके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा भाग होगा विषय का, जो कि 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप गणित और विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो गणित और विज्ञान मिला करके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित और विज्ञान मिला करके। और जनरल नॉलेज से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और लैंग्वेज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एसएसटी से टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से 40 प्रश्न और लैंग्वेज से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरिट जो आपकी बनेगी वो इन दोनों को जोड़ करके बनेगी, भाग 2 और भाग 3 को जोड़ करके बनेगी, यानी टोटल 120 नंबर पर बनेगी। मेरिट में पहले भाग का कोई भी रोल नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। ठीक है, चलिए इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है कि भाग 1 भाषा आहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि देखिए अंग्रेजी तो कंपलसरी है, इसके बाद से हिंदी, उर्दू और बांग्ला, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई भी एक विकल्प आप चुनेंगे, यानी कि अंग्रेजी तो सबके लिए कंपलसरी हो गया। और इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज मिला करके, अंग्रेजी प्लस इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज मिला करके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस 30 में 30% लाना अनिवार्य है, यानी कि 30 का 30% जब आप निकाल देंगे तो कितना आएगा, 9 नंबर, यानी कि 30 में से 9 नंबर आपको पाना अनिवार्य है। इसके बाद से देखिए सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर होगा उसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 जो होगा मध्य विद्यालय के लिए, देखिए के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। तो जिस भी विषय का आप चुनाव करेंगे उसी विषय का पेपर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां आई हुई हैं उसमें देखिए उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव करना होगा और उसी का मेन पेपर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी में जो भी कक्षा 6 से 8 के लिए किताबें चलती हैं उस किताब का जो न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। अब 6 से 8 के लिए न्यूनतम आहर्ता क्या है, ग्रेजुएशन है, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल का ही होगा आपका जनरल नॉलेज भी और विषय वाला ज्ञान भी। यहां तक क्लियर हो गया। लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है इस बार। ठीक है, और साथ ही साथ परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन का भी कोई प्रावधान नहीं होगा। अब अगर मेरिट लिस्ट बनाने में 2 बच्चे का एक ही नंबर आ गया तो इस बार टीआरई 1 में कैसे हुआ था, आपके एज के बाद से अगर वो भी एज भी समान हो जाता था तो फिर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में बच्चे को जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, जैसे ए आएगा तो उसको पहले सिलेक्शन मिल जाता था। लेकिन इस बार बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयन विषय यानी भाग 3 का प्राप्तांक और चयन विषय में समान अंक होने की स्थिति में आहर्ता यानी भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। यानी मान लीजिए कि जो आपका मेरिट बनना है वो भाग 2 और भाग 3 को मिला करके बनना है, यानी जनरल नॉलेज और जो आपका मेन पेपर है। अब इन दोनों को मिलाकर के अगर 2 बच्चों का नंबर समान हो जाता है तो भाग 3 यानी जो आपका मेन पेपर है, जो सब्जेक्ट का पेपर है, उसके नंबर देखे जाएंगे और अगर वो भी बराबर हो जाता है तो फिर क्वालिफाइंग यानी भाग 1 का नंबर देखा जाएगा। ठीक है, और अगर ये भी बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए भाग 1 में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र के समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर सब कुछ नंबर बराबर हो गया तो फिर जाकर के एज देखा जाएगा और एज भी बराबर हो गया तब देवनागरी लिपि में जाकर के वर्णमाला को देखा जाएगा। यानी इस बार मेरिट पर ज़्यादा जोर दिया गया। पिछले बार एज को ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन इस बार मेरिट पर नंबर को ज़्यादा जोर दिया गया, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बेहतर विकल्प है।
जो भी नियोजित टीचर हैं उनको अनुभव के आधार पर अधिमानता यानी कि वेटेज दिया जाएगा। देखिए क्या मेंशन किया गया है, पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक व्याख्याता को संविदा के आधार पर किए गए कार्य अवधि के उम्र सीमा के छूट एवं कार्यानुभव के लिए अधिमानता दिए जाने के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विहित पत्र किए गए अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिले के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। ठीक है, तो उनको उनके अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर देख लीजिए 2007 में जो डिसाइड किया गया था उसी के अनुसार आपका होगा। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, न्यूनतम आहार्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हमारे पास अवेलेबल कैंडिडेट नहीं होंगे तो देखिए इस बार भी ये प्रावधान किया गया है, परंतु कुछ रिक्तियों और कुल रिक्तियों और कुल अभ्यर्थियों में दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी उसके कम से कम 75% अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त आहार्तांक में इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि अगर अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं होंगे तो 75% सीटों को भरने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन भी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इंटरव्यू की बात करें तो कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, अपनी पिछली गलतियों से आयोग सुधार करते हुए इस बार देखिए मेरिट लिस्ट में देखिए आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अधिमानता एवं रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद आवंटित किया जाएगा। हालांकि पिछले बार भी नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई थी, लेकिन आयोग ने उनका उत्तर तीनों स्तर के शिक्षकों में दिया था। साथ ही देखिए किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य वर्गों में अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा जिस पर अभ्यर्थी का कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, इसका घोषणा आपको ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा विभाग विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के समय 3 जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। जैसे TRE 1 में दिया गया था 3 जिला आपसे मांगा गया था, वो जिला आपका ज्वाइनिंग के लिए होगा। ठीक है, पहले ही क्लियर कर लीजिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी के मेधा अनुसार अधिमानता में से किसी एक के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिक्त वाला जिला आवंटित कर दिया जाएगा। इस नियमावली के अंतर्गत आप 3 बार ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, यहाँ तक आपको पहले से ज्ञात होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो विवाहित महिला का जो जाति होगा, स्थायी निवास होगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो ये पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो भी अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए दावा करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। इसी प्रकार से ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये बिहार के कैंडिडेट के लिए, अदर स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 6 से 8 के लिए यानी मध्य विद्यालय अपर प्राइमरी वैकेंसी के लिए महिला के लिए 50% सीटें आरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, 9 से 10 के लिए और यहाँ पर देख लीजिए 9 से 10 वाली भर्ती और साथ ही साथ 11 से 12 वाली भर्ती के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यानी जो पहले शर्त था वही शर्त इस बार भी रखा गया है। साथ ही साथ अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ EWS से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 10% का आरक्षण अनुमन्य है। EWS का जो प्रमाण पत्र होगा वो 2022-23 सेशन का होना चाहिए। एपियरिंग वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी इस बार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए सभी वांछित प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण आरक्षण का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त आहारता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। यानी कि अगर डेट एक्सटेंड भी किया जाता है तो भी आपका यही थ्रेशोल्ड डेट रहेगा जब तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यानी अपियरिंग वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी इस बार एलिजिबल नहीं है। फीस की अगर बात करें तो देखिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अलग अलग प्रत्येक परीक्षा
जैसे कि आप मान लीजिए कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय अध्यापक, अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबके लिए अलग अलग देना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ ही साथ देखिए फी के तौर पर बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये निर्धारित किया गया है। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो इसी कैटेगरी में आएंगे, अन्य वाले में। ठीक है, तो उनके लिए 750 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप आधार कार्ड अंकित करते हैं तो फिर 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो बनवा लीजिए, अगर आपका आधार नंबर आ जाता है तो फिर 200 रुपये आपका बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे आप पैन कार्ड से प्रोसीड करेंगे तो 200 रुपये आपको अतिरिक्त देना होगा। इसके बाद से देख लीजिए कुछ तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 से लेकर के 14 नवंबर के बीच में होगी। आवेदन प्रारंभ हो जाएगा विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर होगी। ठीक है, आवेदन प्रारंभ होगा 10 नवंबर 2023 से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 25 नवंबर 2023, जो कि अविस्तारित है, यानी इसके बाद डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इस बार भी परीक्षा फल जो होगा वो सशर्त घोषित होगा और दस्तावेज सत्यापन में असफल या फिर अनुपस्थित पाए जाने पर आप कदाचार के दोषी माने जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से रिजल्ट घोषित होने के बाद से काउंसलिंग प्रक्रिया और ये सभी चीज़ें चली थी, इस बार भी वही सभी चीज़ें होंगी। और अगर आप उसमें एब्सेंट होते हैं या फिर असफल होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, यहाँ पर दोषी माना जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है और पूरा वीडियो आपने देख लिया है तभी आप प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि सारे प्रश्नों का जवाब मैंने पूरी कोशिश की है देने के लिए। तो पूरे वीडियो को जरूर देख लिया होगा। अगर बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।